होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो है ना वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी के जो है ना वो लेक्चर सीरीज शुरू की हुई थी। 3-4 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जो है ना सीपीसी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स के वाले से है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बेसिकली जो सिविल सोर्स हैं वो इनिशिएट कैसे होते हैं, ठीक है, और उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, ये चीज़ जो है ना वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं ना, ठीक है, वो सिविल कोर्ट्स में जाएंगे। ये हमेशा बात याद रखिएगा, मैं सिविल नेचर के सूट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड रिगार्डिंग मैटर है, ठीक है, या कोई भी सिविल नेचर का मैटर है, तो वो आप जो है ना वो सिविल कोर्ट्स में इनिशिएट करेंगे। इसमें जो बेसिकली सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी जो है ना वो बेसिकली इससे डील करता है। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और इसके जो क्रॉस रेफरेंस में है वो सेक्शन 6 है। ठीक है, जो कि हमें जो है ना वो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से बताता है। ठीक है, और सेक्शन 2 जो है ना वो सब सेक्शन जो उसका 2 है वो उसके वाले से इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जो है ना जुरिस्डिक्शन क्या है। और देन फिर सेक्शन 15 है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि अगर आपने सूट लेके जाना है तो पहला स्टेप क्या होगा। ठीक है, और सेक्शन 25 है, ये बेसिकली जो है ना हमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के वाले से बताते हैं। उसके बाद कुछ इसकी इनहेरिटेंस पावर्स भी हैं सीपीसी की, जो कि जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन करती हैं। और ऑर्डर 7, रूल 10 और 11, ये बेसिकली जो ऑर्डर 7 के जो 2 रूल्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो हमें बताते हैं कि अगर आप बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन आएंगे तो आपका यहाँ तो सूट रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो है ना वो आप अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू सूट को लेके आएंगे, ठीक है, या सूट जो है वो बार्ड बाय लॉ है, तो उसको जो है ना वो उस सूट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, रिटर्न ऑफ प्लेन एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेन का बेसिकली ऑर्डर 7, रूल 10 और 11 में कॉन्सेप्ट है। जुरिस्डिक्शन बेसिकली कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन मीन्स कि एक पर्सन के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस कंप्लीट प्रोसेस को अंडर द लॉ, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना उसको इनिशिएट करे, उसको सुने, ठीक है, उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करे और एट द एंड फाइनली उसको कंक्लूड करे। तो ये होती है बेसिकली जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन मीन्स कि एक पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास पावर्स है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन रेफर टू अ लीगल अथॉरिटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इन अकॉर्डेंस विच मीन्स प्रोवाइडेड बाय लॉ एंड सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज बाय लॉ। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन बेसिकली हम उसको कहते हैं जिसके पास जो है ना वो पावर्स हैं कि वो किसी भी जो है ना वो केस को इनिशिएट कर सके और उसकी प्रोसीडिंग जो है ना वो फर्दर प्रोसीड कर सके। अगर हम काइंड्स की बात करें तो इसमें जो है ना सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन मीन कि कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब अगर कोई गाड़ी का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है, किस चीज़ का, लैंड का डिस्प्यूट है, तो वो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं कि वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की। ठीक है, पेक्यूनियरी मीन्स के पैसा के रिलेटेड जो भी अगर मैटर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी की, या फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का सूट लेके आ रहे हैं कोर्ट में, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 20 लाख की है, 30 लाख की है, तो इसको हम कहते हैं पेक्यूनियरी। टेरिटोरियल कहते हैं कि प्रॉपर्टी वाकया किधर है, क्या इधर प्रॉपर्टी लाहौर में स्ट्रेट खड़ी है, इस्लामाबाद में खड़ी है, या रावलपिंडी में, इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल। और पर्सनल जुरिस्डिक्शन, और एक जो है ना एट द एंड आती है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब सेक्शन 9 जो है ना बेसिकली बेस करता है, देखिए एग्जामिनर अक्सर जो है ना वो सवाल अगर आपसे पूछेगा तो वो आपको ये वाले जो है ना वो लीगल मैगजीम देगा, यू बी जस्ट ई बी रेमेडियम, ये मैगजीम देगा और आपको बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करें। आप अगर पास पेपर्स भी देखें तो एग्जामिनर्स जो है ना वो हमेशा यही मैगजीम देते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि आप जो है ना इसको सीपीसी के रेफरेंस से एक्सप्लेन करें, तो फिर आपने यही सारा सवाल लिखना है। जो सेक्शन 9 है वो बेसिकली हमें यही कहता है कि अगर कोई भी सिविल नेचर का सूट है, देयर इज़ अ राइट, देयर इज़ अ रेमेडी, कि जहाँ पे भी आपके राइट्स वायलेट हुए हैं, आपको जो है ना वो जो भी सिविल राइट्स की बात हो रही है, तो आपको कौन रेमेडी प्रोवाइड करेगा, सीपीसी। ठीक है, और ये चीज़ हमें सेक्शन 9 कहती है कि अगर कोई भी सिविल राइट्स वायलेट होते हैं तो आपको कौन रेमेडी प्रोवाइड करेगा, सिविल सूट के थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्राई टू ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, कि आप किधर भी सिविल राइट्स वायलेट हुए, ठीक है, तो आप जो है ना वो सीपीसी के अंडर जो है ना वो आएंगे। ठीक है, तो ये भी मैगजीम एक्चुअली यही कहती है। तो इस वजह से जब भी एग्जामिनर जो है ना वो आपको सेक्शन 9 के वाले से कोई भी सवाल पूछेगा तो वो इसी मैगजीम के थ्रू पूछेगा। ठीक है, जब भी आपको ये मैगजीम आए तो आपने यही सारा जो है ना वो सवाल लिख देना। ठीक है, इसमें सिंपल यही है कि अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो आप जो है ना वो इसी सेक्शन के अंदर जो है ना वो आप अपनी रेमेडी जो है ना वो सिविल सूट में, सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, सेक्शन जो है वो 151 कोर्ट की इनहेरिटेंस पावर है कि वो जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन करे। अगर हम इसको बाय सेक्शन वाइज पढ़ें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अगर सेक्शन 9 को पढ़ें तो सेक्शन 9 क्या कहता है कि कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन हेयर इन कंटेन हैविंग जुरिस्डिक्शन, कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो ट्राई करेगी ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर,
ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट्स का वर्ड आपको जो है ना सेक्शन 2 में मिलेगा, ठीक है, जो डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सिविल कोर्ट्स, कोर्ट से मुराद जो है ना वो सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो है ना वो सिविल जो भी सूट इनिशिएट करती हैं वो कोर्ट्स का इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि वो जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं ना वो उनको डिसाइड करेगी, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्शन दी गई है, ये यहाँ तक था जनरल रूल्स की, जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्ट सूट ऑफ देयर रिकॉग्नाइज्ड एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार बाय लॉ, उन सूट से रिलेटेड जिनको लॉ ने जो है ना वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार किया गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फैमिली जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें भी तो प्राइवेट पार्टीज होती है ना, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ होती है या बच्चे होते हैं, ठीक है, होती तो प्राइवेट पार्टी है, ठीक है। तो चूंकि उसको सीपीसी ने एक्सप्रेसली बार किया गया है, सीपीसी ने बेसिकली जो है ना वो रेवेन्यू मैटर्स को एक्सप्रेसली बार किया गया, ठीक है, लेकिन इम्प्लाइडली भी उसको बार किया गया, जिसमें जो है ना वो फैमिली कोर्ट्स जो एक्ट है उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो है ना वो फैमिली कोर्ट्स बनाई जाएंगी और फैमिली केस जो है ना इनिशिएट करेंगे, और उस पर सीपीसी नहीं लगती, ठीक है, उस एक्ट में स्पेशली लिखा गया, ठीक है। तो वो अब फैमिली जो मैटर्स हैं वो फैमिली कोर्ट से आएंगे, वो जो है ना वो सिविल कोर्ट्स में नहीं आएंगे। ऐसे ही जो रेवेन्यू के रिलेटेड मैटर है, देखिए ज़मीन दो तरह की ज़मीनें होती हैं, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जिस पे बिल्डिंग्स होती हैं, घर बनाए जाते हैं, ठीक, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, एक जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिस पे घर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो मैटर जाएगा सिविल कोर्ट्स में, ठीक है। अगर रेवेन्यू के मैटर्स हैं, रेवेन्यू कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स, जो एग्रीकल्चर जो फसलें आप उगाते हैं ना, गेहूँ वगैरह में आपने देखा होगा, वो सारी एग्रीकल्चर लैंड्स में आती हैं, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर लैंड्स है उसका अगर मैटर है तो वो जाएगा रेवेन्यू कोर्ट्स में। ऐसी जो आप अगर आपकी प्रॉपर्टी लैंड का मैटर है तो वो जाएगा सिविल कोर्ट्स में, ठीक है। तो एक्सप्रेसली इसको बार किया गया है सीपीसी में कि जो रेवेन्यू मैटर्स हैं वो इस उधर आएंगे, ठीक है। असूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के रिलेटेड राइट्स है या ऑफिस के रिलेटेड जो ना मैटर्स हैं तो वो सिविल नेचर डिसाइड करेगी। अगर कोई रिलीजियस मैटर है या कोई सर्मनीज के वाले से, रिलीजियस सर्मनीज के वाले से मैटर्स हैं तो वो जो है ना वो सिविल कोर्ट जो है ना उनको डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। उसके लिए जो है ना वो फिर सेपरेट कोर्ट्स बनाई गई हैं। इसमें बेसिकली जो है ना वो केस लॉ है जिसमें डिफाइन किया गया है इसके जुरिस्डिक्शन को, सेक्शन 9 को डिफाइन किया है कि इट्स अ प्लिनरी इन नेचर, एक्सटेंड टू ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर, कि सारे सूट जो हैं वो सिविल नेचर के सारे सूट जो है ना सिविल कोर्ट्स में आएंगे, सिवाय उन सूट्स के जिनको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार किया गया, जैसे कि मैंने फैमिली कोर्ट्स की एग्जांपल दी और अभी रेवेन्यू को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। अनलेस देर इज़ अ क्लियर स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, देखिए कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको हम एक से ज़्यादा स्टैट्यूट में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैटर है जिसको सिविल में भी कर सकते हैं और जो है ना वो सर्विस लॉज भी जो है ना वो उसको इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि सम टाइम वो हम रेवेन्यू में चला रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जो है ना वो टाइम गुजरता जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी जो है ना वो एग्रीकल्चर से वो जो है ना वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बन जाती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। तो फिर सिविल कोड की जुरिडिक्शन बार नहीं है उस पर। हाँ ये है कि आप जो रेमेडी सीख करने के लिए आ रहे हैं वो विद इन जो है ना वो लिमिटेशन टाइम जो है ना वो आप, अगर फॉर एग्जांपल किसी सूट को इनिशिएट करने का टाइम 3 साल है, ठीक है, तो आप 3 साल के अंदर अंदर आए। अगर कॉज ऑफ एक्शन आज राइज हुआ है तो मैं 3 साल के अंदर अंदर जाके अपना वो ले सकता हूँ, जो है ना वो अपना राइट जो है ना वो क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है। और अगर आपने जो है ना वो कोई ऐसा सूट इनिशिएट किया है अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट जिसमें आपका बेसिकली इंटरेस्ट जो है यही था कि मैटर बनता ही रेवेन्यू में, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये रेवेन्यू का मैटर नहीं है, सिविल कोर्ट्स का मैटर है, ठीक है, तो वो जो टाइम है वो आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी लिमिटेशन एक्ट्स में चीज़ें लिखी हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बड़ा हमारा टॉपिक जुडिशन के वाले से सिविल कोर्ट्स कि अगर एक से ज़्यादा कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे केसेज हैं, ठीक है, जैसे कि चेक की अगर मैं बात करूँ तो चेक की रेमेडीज क्रिमिनल में भी है, ठीक है, और जो है ना वो सिविल में भी है, ठीक है। तो हम दोनों जो है ना वो केस इनिशिएट कर सकते हैं, ये है, ठीक है। सिविल सूट अलहदा से चलेगा और क्रिमिनल रेमेडी जो है ना अलहदा से होगी। तो ये इस चीज़ को जो है ना वो सीपीसी बार नहीं करता, ठीक है। यही चीज़ जो है ना इस केस में हेल्ड की गई कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया है, ठीक है, और अगर कोई सिविल रेमेडी भी अवेल करना चाह रहा है तो वो जाके अवेल कर सकता है। उसके बाद ये है कि लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि किसी भी पर्सन को डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ठीक है। 2 प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती हैं लेकिन आप किसी को पनिशमेंट डबल नहीं दे सकते। एक पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, यहाँ पे ऑफेंस की बात हो रही है तो उसको पनिशमेंट भी एक ही मिलेगी, ठीक है। बेशक आप उसके खिलाफ 3 ट्रायल चलाएं, 4 चलाएं, लेकिन पनिशमेंट एक ही होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। लिमिटेशन एब्सोल्युटली बार, अब 3 तरह की जो है ना वो लिमिटेशन बार की गई है सीपीसी ने, एक एब्सोल्युटली,
एक कंडीशनल और एक स्पेशल बार, ठीक है। सबसे पहले हम एब्सोल्युटली बार को जो है ना वो पढ़ेंगे। अब देखिए अब एक सिविल कोर्ट जो है वो कैसे जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन करती है। अब सिविल कोर्ट्स को थोड़ी पता है कि ये प्रॉपर्टी है, अब वो क्या करेगी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू लगवाना शुरू कर देगी और देखेगी कि जाए भाई कमीशन बनाए और देखें प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होगा, पहले स्टेप पे ही ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले हम एक प्लेंट देंगे, मतलब जिसको हम कहते हैं दावा, ठीक है। उर्दू में हम एक दावा देते हैं कोर्ट को कि भाई ये हमारे राइट्स हैं जो कि इन्फ्रिंज हुए हैं और हम कोर्ट के पास आए हैं, ठीक है। उसमें फिर कोर्ट देखेगी कि क्या ये प्रॉपर्टी मेरी जुरिस्डिक्शन में जो है ना वो मेरी जुरिस्डिक्शन में या प्रॉपर्टी, फिर वो उसको फर्दर जो है ना वो इनिशिएट करेगी और दूसरी पार्टी उसको जो है ना वो नोटिस वगैरह समन वगैरह इशू हो जाएंगे। उसके बाद इनहेरिटर पावर भी है सिविल कोर्ट की, जो है ना वो सिविल कोर्ट जो है वो के पास इनहेरिट पावर है कि वो इस जो है ना वो डिटरमाइन कर सकती है जुरिस्डिक्शन को, ठीक है। नेचर ऑफ क्लेम वो भी देख सकते हैं कि जी क्लेम जो मेरे पास लेके आया गया है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के लिए। अब देखिए मैं अगर फैमिली मैटर को मैरिज के रिलेटेड मैरिज डिसॉल्व करवानी है और मैं सिविल जो है ना वो सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दूँ, तो कोर्ट कहेगी ये फैमिली मैटर है, आप मेरे पास क्यों आए हैं। तो उसको उसी टाइम जो है ना वो कोर्ट जो है वो प्लेन को जो है वो रिजेक्ट कर देगी कि ये जो है ना हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, ठीक है। तो वो प्लेन से ही पता चलेगा कि क्या ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है कि नहीं। उसके बाद कुछ ऐसी जुरिस्डिक्शन है जो कि बार की गई है, उसको हम पढ़ेंगे। अब 3 तरह की जुरिस्डिक्शन बार की गई है जो कि मैंने यहाँ पे बताया भी था। एक एब्सोल्युटली बार है, मुकम्मल तौर पे बार है, मतलब इसको जो एब्सोल्युटली बार है, ठीक है, वो आप कभी भी जो है ना इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सप्रेसली बार, एब्सोल्युटली बार, जैसे कि रेस्ट जुडिकाटा है, सेक्शन जो 11 है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये कहता है कि अगर कोई ऐसे नेचर का क्लेम है, फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी का मसला आया, ठीक है, और मैं उसको सिविल कोर्ट में ले गया, कोर्ट ने उसको प्रॉपर सुना, एविडेंस वगैरह बुलाया और उस पर डिसीजन कर दिया, ठीक है। 2 साल बाद उसी नेचर का केस जो है ना वो मेरा भाई लेके कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने उसको बोला कि पहले ये केस मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब आप बाढ़ हैं, आप उसी नेचर पे सेम पार्टीज, सेम इश्यूज, ठीक है, और सेम नेचर पे जो है ना वो आप दोबारा जो है वो उसको जो है ना वो इस केस को इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसी नेचर का केस जो है वो पहले पार्टीज करके चली गई हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, देखिए अगर कोई ऐसा सूट है, ठीक है, जिस पे फॉर एग्जांपल मैंने सूट इनिशिएट किया और दूसरी पार्टी ने फ्रॉड कमिट करके कोई ऐसी जो है ना वो दस्तावेज बना ली, मतलब डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, जिसके बाद मेरे जो है ना वो खिलाफ फैसला आया, ठीक है। तो जैसे ही जिस दिन भी मुझे पता चलेगा कि जी दूसरी पार्टी ने फ्रॉड किया है और मेरे पास प्रूव आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल आज ही जो है ना मेरे पास प्रूव आया है कि दूसरी पार्टी ने जो है ना वो मेरे खिलाफ करके यानी कि फ्रॉड करके मेरे खिलाफ फैसला लिया है, तो मैं उसी दिन कोर्ट में एप्लीकेशन दूंगा, उससे नेक्स्ट दिन दे दूंगा या उसी दिन मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दूंगा ये फ्रॉड हुआ है, ठीक है। उसी ने देखिए अब एक फ्रॉड हो गया मेरे खिलाफ, ठीक है, कोर्ट में किसी पार्टी ने जो है ना गलत दस्तावेज दे दी, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है, और कोर्ट ने मेरे खिलाफ डिसीजन कर दिया। अब मैं दोबारा उसी नेचर पे दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दूंगा और कोर्ट जो है ना फिर उसको दोबारा से रिस्टोर करेगी, ठीक है। दोबारा से केस इनिशिएट नहीं होगा, वही सूट जो है ना रिस्टोर होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी सवाल आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे खिलाफ डिग्री जो है ना वो पास हो जाती है, ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप उसके लिए भी फ्रेश सूट फाइल नहीं करते हैं, आप जो है ना उसी सूट को रिस्टोर करते हैं। उसके बाद रेस्टिट्यूशन आपसे देखें कोर्ट से कोई गलती हो सकती है, ठीक है, तो कोर्ट से अगर कोई गलती हो गई है और उसने कोई डिसीजन पास कर दिया है, बाद में उसको पता चलता है कि जी मेरी से ये गलती हो गई है, ठीक है, तो वो उसको रिस्टोर भी कर सकती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। दोबारा से उसी नेचर का हम दोबारा से अलग से सूट फाइल नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा से वो ही प्रोसीडिंग नहीं होंगी, दोबारा से प्लेन जमा नहीं करवाया जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट दोबारा से नहीं आएंगी, उसी को बस रिस्टोर किया जाएगा, ठीक है। सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 2 कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, और दोनों में जो ना बी पर्सन ने उसको वायलेट कर दिया। अब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लेके चला गया और एक कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कोर्ट में लेके नहीं गया, ठीक है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने नहीं लेके गया उसमें यही कंसीडर किया जाएगा कि भाई मैंने वो उस कॉन्ट्रैक्ट के वाले से राइट वेव ऑफ कर दिया, ठीक है। कल को अगर मैं उसी को कोर्ट में लेके जाता हूँ तो कोर्ट कहेगी भाई आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को वेव ऑफ किया था, ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन में वो दोनों चीज़ें थी, आपने एक चीज़ नहीं लिखी तो आप उसको उसके ऊपर दोबारा क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्डर टू रूल 2 इसको बाहर करता है। उसके बाद इंसॉल्वेंट पर्सन जो जिसका दिवालिया हो चुका हो वो भी जो है ना ऑर्डर 22 रूल 8 जो है ना उसको बाहर करता है। उसके बाद कंडीशनल बार, ठीक है, ये तो वो थे जो मुकम्मल तौर पे बाहर है, ठीक है, कि आप जो है ना कोर्ट में दोबारा से इस नेचर का सूट लेके नहीं आ सकते।
ये है जिनके ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि आप आ तो सकते हैं कोर्ट में, लेकिन पहले ये कंडीशन पूरी करेंगे। जैसे कि एलियन कोई फॉर एग्जांपल किसी ओवर पर्सन ने, ठीक है, एलियन एनिमी है, हम कह देते हैं कि इंडिया का पर्सन है, उसने जो है ना वो सूट फाइल करना है, तो वो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेगा, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेगा तो वो पाकिस्तान में सूट फाइल नहीं कर सकता। ऐसे फॉरेन स्टेट है, फॉर एग्जांपल जो है ना हम कह देते हैं कि तुर्किया ने पाकिस्तान में कुछ सिविल सूट फाइल करना है, ठीक है, तो वो सबसे पहले जो है ना वो परमिशन लेगी फेडरल गवर्नमेंट से, ठीक है। जो तुर्किया की स्टेट है वो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी। अगर वो परमिशन लेती तो सिविल सूट पाकिस्तान में इनिशिएट नहीं कर सकती। ऐसे स्पेशल बार है। स्पेशल बार मीन कि अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला हुआ है और पब्लिक जो है ना वो चैरिटी है या रिलीजियस नेचर की चैरिटी है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड अगर आपने सूट फाइल करना है तो आप एडवोकेट जनरल के थ्रू करेंगे, या 2 और मोर पर्सन जो है ना वो विद द कंसर्ट ऑफ एडवोकेट जनरल जो है ना वो सूट फाइल करेंगे। यानी कि आप इन तीनों केसेस में आप सूट तो फाइल कर सकते हैं। ऊपर वाले वो केस थे जिसमें आप सूट फाइल ही नहीं कर सकते, ठीक है, मुकम्मल तौर पे बाहर है। और ये है कि कंडीशन आप पहले पूरी करेंगे तो फिर ही आप सूट फाइल कर सकते हैं। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आप नहीं कर सकते। ये तीसरा है जिसमें इम्प्लाइडली बाहर है, यानी कि इसके वाले से सिविल कोर्ट सिविल सीपीसी जो है ना वो लिखा नहीं है, लेकिन इम्प्लाइडली ये चीज़ें बाहर हैं। जैसे कि स्टेट के अगेंस्ट अगर आपने कोई स्टेट कोई जो है ना वो एक्ट परफॉर्म करती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो आप सिविल सूट नहीं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए यहाँ पे जिधर मैं रह रहा हूँ वहाँ पे जो है ना वो डीएचए की वजह से जो है ना वो रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो अब मैं जाके स्टेट के अगेंस्ट जो है ना वो केस नहीं फाइल कर सकता कि जी आप रोड क्यों बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कहेंगे हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो ये आप केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होती है हमें गुजरने से, तो ये आप केस फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद जो है ना वो अगेंस्ट इंजीरियस टू पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर में अगर कोई एक्ट परफॉर्म हो रहा है तो नहीं कर सकते। सॉवरन एक्ट ऑफ द स्टेट अगर कोई जो है ना वो कर रहा है तो आप जो है ना उसके खिलाफ जो है ना वो सिविल सूट नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। बार अंडर एनी अदर लॉस, देखिए जो क्रिमिनल केस हैं वो सारी बात है, क्रिमिनल मैटर जो है ना वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलेंगे, रेवेन्यू के मैटर रेवेन्यू कोर्ट्स में चलेंगे, फैमिली मैटर रेंट्स मैटर ट्रिब्यूनल, जो स्पेशल सर्विसेज ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, ठीक है, सर्विस के मैटर जो है वो उधर चलेंगे, लेबर्स के मैटर जो है ना वो लेबर कोर्ट्स चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है ना वो बार की गई हैं अदर लॉज में। उसके बाद इफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, देखिए जो अगर एक कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सिविल कोर्ट सिविल जज ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, अब ग्रेड 2 के पास जुरिस्डिक्शन थी, उसने कंप्लीट डिसीजन किया, ठीक है, तो जो अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के कोई भी ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर या एनी ऑथराइज पर्सन जिसको जो है ना वो स्टेट ने गया कि आप जो है ना वो एडजुडिकेट कर सकते हैं, उसने अगर कोई भी डिसीजन किया है तो वो पार्टीज पे बाइंड होगा, ठीक है, पार्टीज उसको बाउंड हैंगे उसको फॉलो करें, अनलेस एंड अनटिल कि उस डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपने अपील फाइल नहीं की या रिवीजन या रिव्यू में नहीं चला गया वो मैटर, तो अगर अपील फाइल की है तो फिर आपको बताइए कि जब अपील का डिसीजन आएगा तो वो लागू होगा, ठीक है, अदरवाइज वो डिसीजन बाहर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कि उसने बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन की है, फॉर एग्जांपल मैं सिविल कोर्ट के मैटर सुन सकता हूँ सिर्फ, लेकिन मैंने क्रिमिनल मैटर भी डिसाइड कर दिया है, तो वो मेरी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, ठीक है, तो वो पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है, वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, और वो जो है ना वो जो भी प्रोसीडिंग होंगी वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई आपने ऑब्जेक्शन राइज, फॉर एग्जांपल मेरी जुरिस्डिक्शन बनती नहीं थी, मेरा प्रॉपर्टी है वो लाहौर में वाक़ है और मैंने सूट फाइल कर दिया रावलपिंडी में, ठीक है, और कोर्ट जो है ना उसको इनिशिएट करके सुन रही है, और दूसरी पार्टी ने भी जो है ना वो फर्स्ट इंस्टेंस पे जो है ऑब्जेक्शन राइज नहीं किया, ठीक है, पार्टी ने भी ऑब्जेक्शन राइज नहीं किया, मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन राइज नहीं किया, कोर्ट भी उसको चलाती रही है और डिसीजन कर दिया है, ठीक है, पॉसिबल स्टेज एंड अपॉर्चुनिटी एंड फेलियर ऑफ जस्टिस। तो आप एट द लेटर स्टेज आप ये स्टांस नहीं ले सकते कि जी ये जुरिस्डिक्शन जो है ना वो बनती नहीं थी, लाहौर की बनती, बस ऐसा होता नहीं है, मैं वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा वाज़ या जुरिस्डिक्शन पे नहीं होता। वैसे सम टाइम ऐसा होता है कि इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी है, इस्लामाबाद और पिंडी दोनों साथ साथ हैं, तो कुछ जो जो न्यू मैप्स आए हैं उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि इस्लामाबाद में कंक्लूड की गई हैं, पहले वो पिंडी की इस जुरिस्डिक्शन में बनती थी, ठीक है। तो अगर ऐसा मैटर है जो कि जो है इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में बनता था और पिंडी की कोर्ट उसको डिसाइड कर गई है, क्योंकि पुराने मैप के मुताबिक जो है ना वो पिंडी की जुरिस्डिक्शन में था, ठीक है, तो फिर लेटर स्टेज पे हम ये नहीं कह सकते कि जी ये तो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन थी, तो ऊपर प्लेटफॉर्म पे कोर्ट कहेगी कि पहले आपने क्यों नहीं उठाया, आपने कोर्ट का इतना वक्त क्यों ज़ाया किया, ठीक है। तो ये होता है बेसिक। हाँ, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो फिर आप हाई कोर्ट में भी चले गए हैं, तो अगर फेलियर ऑफ जस्टिस है तो उस बेस पे जो है ना वो सारी बात है, अपील आप करते ही तब हैं जब आपको लगे कि इसमें फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। इससे वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। चलो जल्द मिलते हैं।